जितनी भी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, अगर आप देखो तो हर लड़ाई में किसी ना किसी एंगल से उस जगह की ज्योग्राफी, बैटलफील्ड कैसी है और उस समय मौसम कैसा है, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स होती हैं। बट किसी किसी लड़ाई में ये फैक्टर इतना बड़ा हो जाता है कि इस एक फैक्टर से बड़ी बड़ी जीत या हार हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बताऊं तो जब नेपोलियन ने रशिया को इन्वेड किया था, तब जब उसने रशिया का विंटर देखा तब उसको पता चला कि भाई यहाँ तो जीतना मुश्किल है। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर ने जब इन्वेड किया, बारबरोसा लॉन्च किया उसे 1941 में, और दिसंबर तक आते आते जब ठंडी पड़ने लगी और उसका जो पूरा जो मूवमेंट है हिटलर की आर्मी का वो स्लो होने लगा, तब उसको भी समझ में आ गया कि भाई रशिया के विंटर से डील करना मुश्किल है। तो आज के इस एपिसोड में जो मेरी एक पूरी सीरीज है मैन वर्सेस नेचर की, जिसमें मैं बात करता हूं ऐसी लड़ाइयों की जिसमें इंसानों ने नेचर के फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ाई की, उसी सीरीज में आज के जो एपिसोड में हम बात करेंगे वो भी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बंदे ने जो प्लानिंग की वो इस तरह से की कि उसकी आर्मी जिस सिचुएशन में फंस गई वहां पे नेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया। कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 से। इसमें आपको ऑलरेडी पता होगा कि यूरोप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये दोनों एक साथ सेंट्रल पावर्स बन के लड़ाई कर रहे थे एलाइज के अगेंस्ट। और एलाइज में थे एक तरफ रशिया और एक तरफ था फ्रांस और यूके, और बाद में अमेरिका भी आ गया था। तो इस लड़ाई में शुरुआत में ऑब्वियसली जर्मनी की जीत हो रही थी, उन्होंने फ्रांस को इन्वेड किया, फ्रांस के अंदर पहुंच गए वो लोग। बट फ्रांस में जब बैटल ऑफ द मान हुआ था, वहां पे जाके फ्रेंच लोगों ने जर्मन एडवांस को रोक दिया पेरिस के कुछ किलोमीटर दूर। अब इसके बाद वेस्टर्न फ्रंट पे जो लड़ाई है वो पूरी तरह एक तरह से स्थगित हो गई, क्योंकि देखिए वहां पे दोनों साइड ने अपने ट्रेंचेस खोद लिए थे। यहाँ जर्मन अपने ट्रेंचेस में आ गए, यहाँ एलाइज अपने ट्रेंचेस में आ गए, तो वो लड़ाई ऑलमोस्ट वहां पे रुक गई थी। ईस्टर्न फ्रंट पे जहां पे जर्मनी लड़ाई कर रहे थे रशिया के साथ, वहां पे लड़ाई इतनी ज्यादा स्टेशनरी नहीं हुई थी। तो जब वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ाई रुक गई थी तो सारे जो लीडर्स थे वो चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं से कुछ जीत तो मिले, इसलिए वो बाकी फ्रंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो इसीलिए ईस्टर्न फ्रंट पे कुछ मूवमेंट हो रहा था। फिर आप देखिए साउथ में आप जाइए तो गलीपली में एक लड़ाई करने की कोशिश की थी, एलाइज ने अटैक किया था ऑटोमन एम्पायर को, ताकि वहां से वो जीत हासिल कर सके। वैसे ही एक और फ्रंट था जो वर्ल्ड वॉर 1 में जिसकी बात बहुत कम हुई है, और वो था कॉकसस का फ्रंट। जब लड़ाई शुरू हुई थी तो रशिया सोच रहा था कि इनका जो मेन फ्रंट होगा वो ईस्टर्न फ्रंट होगा, जहां पे वो जर्मनी के साथ लड़ाई कर रहे हैं। बट जब 1941 में अक्टूबर में ऑटोमन एम्पायर जो है उसने भी ज्वाइन कर लिया जर्मनी को, सेंट्रल पावर को ज्वाइन कर लिया, तब रशिया को लगा कि नहीं, अभी जो कॉकसस फ्रंट है जहां पे वो ऑटोमन एम्पायर के आमने सामने है उसको इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। और ये बात देख के जर्मनी भी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ऑटोमन एम्पायर रशिया को एंगेज करे कॉकसस के फ्रंट पे, ताकि रशिया का जो ईस्टर्न फ्रंट पे ध्यान है वो बट जाए और वो भी कॉकसस फ्रंट में पूरी तरह उलझ जाए। तो ऑटोमन एम्पायर की इच्छा थी कि कॉकसस कैंपेन के साथ वो कुछ एरियाज को कैप्चर कर ले। ये एरियाज थे आर्डहन, आर्टविन, कार्स और पोर्ट ऑफ बैटुम। ये तो कॉकसस कैंपेन का शॉर्ट टर्म गोल था। लॉन्ग टर्म गोल जो था एनवर पाशा का, जिसने ये पूरा कॉकसस कैंपेन प्लान किया था, वो चाहता था कि अगर हमने यहाँ पे जीत हासिल कर ली ना, तो जो कॉकसस के रीजन में जो मुस्लिम्स हैं उनका जो एक्सेस है वो खुल जाएगा ऑटोमन एम्पायर के लिए, और फिर वो उस एरिया में रिवोल्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा वो ये भी चाहते थे कि रशियंस का इस एरिया से जो एक्सेस है उसको कट ऑफ कर दे। तो इस तरह से पूरे ऑटोमन एम्पायर का, और खासकर कि ये जो वॉर मिनिस्ट्री के मेन मिनिस्टर थे इस्माइल एनवर पाशा, उनकी बहुत ही इच्छा थी कि कॉकसस कैंपेन में उनको जीत मिले और अपनी पूरी जनता के सामने, अपने लीडर्स के सामने उनकी एक रेपुटेशन बन जाए। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 में जब एंट्री की ऑटोमन एम्पायर ने अक्टूबर में, और उन्होंने सेवास्तोपोल और 2-3 और पोर्ट्स थे जहां पे रशियन पोर्ट्स पे उन्होंने बॉम्ब कर दिया ऑटोमन एम्पायर ने, तब फिर ऑटोमन लोगों को लगा कि अब कभी भी ये रशियंस जो हैं ये ऑटोमन एम्पायर की बाउंड्रीज क्रॉस करके अंदर आ जाएंगे इन्वेड करने के लिए। और एक्चुअली रशियंस ने कोशिश भी की, उन्होंने एक बर्गमैन ऑफेंसिव लॉन्च किया था नवंबर 1914 में, जब 14 दिन का एक कैंपेन था जिसमें रशियंस की हार हुई थी। तो अब ऑटोमन्स काफी कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हम लोग रशियंस को हरा सकते हैं। तो ये जो वॉर मिनिस्टर थे एनवर पाशा, इन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, हम कॉकसस के रीजन में जाके रशियंस पे अटैक करते हैं। और उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो उन्होंने स्ट्रैटेजी ली थी नेपोलियन की जो स्ट्रैटेजी थी जो जर्मन्स यूज करते थे, उसको उन्होंने कॉपी किया था कि हम 3 आर्मी कोर्स को लेके जाएंगे और जहां पे रशियंस यूनिट्स हैं उनको 3 तरफ से घेर लेंगे और उन पर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो हम फ्रंट की बात कर रहे हैं ये कुछ छोटा सा फ्रंट नहीं है कि 2-3 किलोमीटर का, ये है 1250 से लगभग 1550 किलोमीटर का फ्रंट था। और ये जो जहां पे लड़ाई होने वाली थी ये एक प्लेट्यू था, एक तरह का पठार था, जिसकी ऊंचाई सी लेवल से लगभग 5000 से 6500 फीट थी। इतनी ऊंचाई पे
ये जगह थी जहां पे ये ऑपरेशन ये लोग प्लान कर रहे थे। और देखिए अभी इंटरेस्टिंग ये है कि ऑटोमन एम्पायर की जो आर्मी है वो तो अपने अपने एरिया में थी और उनको कॉकेसस के माउंटेन्स में जाना था, तो उनको यहाँ पे चढ़ाई करके वहां पहुंचना था और वहां पे इतनी ठंडी होती थी। और ये जो ऑटोमन एम्पायर के फौजी थे उनको तो उतनी ठंडी की आदत थी नहीं, जिस कंट्री से वो आते थे वो एक वार्म कंट्री थी और अब उनको एकदम ठंडी में जाके अटैक करना है। कहाँ? नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में जो एकदम मैक्सिमम ठंडी होती है। ना उनके पास विंटर क्लोथिंग थी एडिक्वेट, ना उनके पास अच्छा इक्विपमेंट था और उनको ये रास्तों से जाना था जहां पे इतने पतले रास्ते थे कि आर्टिलरी चल नहीं सकती थी वहां पे। तो ज्यादातर सामान जो भी जा रहा था वो लोग ही कैरी कर रहे थे, कुछ जानवर, और उस तरह से सप्लाई अपने आप को वो उतनी ऊपर लेके वो जाने वाले थे। तो जब ये अनवर पाशा ने ये मिशन प्लान किया था तो उसने इस सब चीज को सोचा नहीं कि हमारी जो आर्मी है ये इतने ऊपर तक कैसे जाएगी, इतना सामान लेके कैसे जाएगी, हमारे पास जो हमारी जो बड़ी बड़ी गन्स हैं हम उनको ऊपर तक लेके जा ही नहीं पाएंगे। उसका ये मानना था, जो बहुत सारे जो जनरल्स होते हैं ये सोच लेते हैं ना कि अरे मेरे देश के फौजी हैं, अरे बहादुर हैं, सब चीज कर सकते हैं लोग, ऐसा आप मान लेते हो और अपनी फौजियों को आप सप्लाई नहीं कर रहे हो, उनको इक्विपमेंट नहीं दे रहे हो और फिर आप बोलते हो कि यार सक्सेसफुल नहीं हुए। तो उसने वही किया कि हमारे देश के फौजी बहुत बहादुर हैं और उसने उनको इस तरह से ही भेजना शुरू कर दिया, ये इस ऑपरेशन को उसने अंडरवे कर दिया। और ये जो ऊपर जाने का रास्ता था ऑटोमन फौजियों का, ये दो इंपॉर्टेंट सिटीज से होकर जाता था, एक था कार्स और एक था सारिकामिश। अगर इन दोनों सिटीज को कैप्चर नहीं किया तो कॉकेसस कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। अब यहां पे अगर रशियंस की बात की जाए तो रशियंस तो ऑलरेडी वहां पे थे, उन्होंने वो पोजीशन अपने ऑक्यूपाई करके रखी थी। तो वहां पे आप ऑलरेडी हो तो आप पोजीशन ऑफ एडवांटेज में हो, आपके पास गन्स हैं, आपके पास डिफेंसिव पोजीशंस हैं, आप ट्रेंचेस में खोद के पूरा गन आर्टिलरी लगा के बैठे हुए हो और ये लोग ऊपर से चढ़ के आ रहे हैं मेहनत करके। तो रशियंस रेडी थे कि अगर यहाँ पे अटैक होता है तो हम संभाल लेंगे। तो 22 दिसंबर को 1914 को जब क्रिसमस आ रहा था तब इन्होंने पहला अटैक किया रशियंस की पोजीशंस पे। अब रशियंस लोग थोड़े घबराए क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ी फौज लेके यहाँ पे आए थे, लगभग 90,000 ऑटोमन फौजियों को मोबिलाइज किया गया था इस अटैक को करने के लिए। और यहाँ पे जो डिफेंसिव पोजीशन में जो रशियंस थे वो बहुत ही कम थे मात्रा में। बट ये जो 90,000 थे वो एक साथ नहीं आए थे, वो मैंने आपको बताया कि 3 कोर में थे, एक यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, एक सामने से जा रहा है। तो इस चक्कर में ये जो प्लान बनाया था अनवर पाशा ने वो ऐसा था कि ये तीनों एक साथ पहुंचे, एक साथ अटैक करें और एक साथ लिंक अप करें। उसका प्लान ये एज्यूम कर रहा था कि यहां से जब चढ़ाई करेंगे फौजी तो एकदम सेम टाइम पे एकदम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ एक समय पर अटैक होगा, ये उसने एज्यूम किया था। उसने सोचा ही नहीं था कि जब वो एक्चुअली अटैक करने जाएंगे तो क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। तो 22 दिसंबर को जो अटैक किया ऑटोमन फौजियों ने वो बहुत बुरी हालत से किया तो सही, बट उसके बाद जो दूसरा एक कोर ऊपर आने वाला था, जो 9th कोर था ऑटोमन आर्मी का, वो वहां पहुंचते पहुंचते ही उन चढ़ाइयों में ही बहुत सारे ऑटोमन फौजी ठंडी से मर गए। इतनी कड़क ठंडी थी और ना उनके पास खाने के लिए सही सामान था, ना पहनने के लिए सही विंटर क्लोथिंग। तो वहां पहुंचने से पहले ही बहुत सारे ऑटोमन फौजी रास्ते में मर गए। फिर 25 दिसंबर को एक और जो कोर ऊपर पहुंचने वाला था वो भी ठंडी की वजह से बहुत सारे फौजी उसके रास्ते में मर गए। 25 दिसंबर इतनी इंपॉर्टेंट तारीख है वर्ल्ड वॉर 1 में 1914 की, क्योंकि 25 दिसंबर ही वो दिन था जब क्रिसमस ट्रूस हो गया था वेस्टर्न फ्रंट पे, जब यहां से एलाइज और जर्मन सोल्जर्स ने लड़ाई करना रोक दिया था। क्रिसमस ट्रूस, इसके उन्होंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वेस्टर्न फ्रंट पे तो सब शांति हो गई थी, बट यहाँ पे फुल मूवमेंट चल रहा था और ऑटोमन अंपायर के फौजी ठंडी से मर रहे थे लड़ाई करने के पहले। बट कुल मिला के जब ये सारिकामिश के रीजन में जब इसके आसपास ऑटोमन फौजी पहुंचने लगे तो जो रशियन कमांडर्स थे यहाँ पे वो थोड़े घबराए। उनको लगा कि यार ये बहुत बड़ी फौज यहाँ पे आने वाली है, हमारी फौज सिर्फ 14-15 हजार की है, ये इनको रोक नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमको इस जगह को इवैक्यूएट कर देना चाहिए। बट फिर एक दूसरा वहां पे बंदा था, चीफ ऑफ स्टाफ, रशियन ही था वो भी, उसने कहा कि नहीं, अगर हम यहाँ से रिट्रीट करेंगे तो बहुत बहुत लोग मारे जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, आने दो लोग को, हम कोशिश करते हैं उनको यहाँ रोकने की। और ये जो डिसीजन था ये सही साबित हुआ, क्योंकि कहने के लिए तो वहां पे ऑटोमन फौजी आ गए थे, बट जिस तरह से वो वहां पहुंचे थे, अगर आप सोचिए कि इन्होंने 10 फौजी भेजे थे तो सिर्फ 4-5 ही पहुंच पाए थे, और जो 4-5 भी जो पहुंचे थे वो किसी भी तरह से एक मेजर मिलिट्री एक्शन की हालत में नहीं थे। अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करूं तो 10th कोर जो यहां पे अटैक करने वाला था वो किस तरह से यहां पहुंचा, और उसमें सिर्फ 12,000 फौजी जिंदा यहां पहुंचे थे। 9th कोर की अगर बात करें तो सिर्फ 6,000 फौजी यहां पहुंच पाए थे। तो ये कुल मिला के जितने भी 18-20 हजार फौजी हुए ये लड़ाई करने की हालत में नहीं थे। और फिर भी जब इन्होंने अटैक किया रशियन पोजीशंस पे, तो रशियंस फुल अपनी डिफेंसिव पोजीशंस में गन्स, मशीन गन्स, आर्टिलरी लेके रेडी थे,
आसानी से इन्होंने इन ऑटोमन अटैक को रिपेल कर दिया। फिर 29 दिसंबर को वापस सारिकामिश पे अटैक किया ऑटोमन फौजियों ने, और वहां पे भी रशियंस ने उनको हरा दिया। जब दिन में अटैक फेल होने लगे तो एनवर पाशा ने रात में एक नाइट अटैक प्लान किया, उसमें भी रशियंस की जीत हुई। अब 30 दिसंबर को रशियंस ने काउंटर अटैक किया और हजारों फौजियों को इस तरह से कैप्चर किया। 30 दिसंबर के बाद फिर नया साल आया और 17 जनवरी तक कुछ छोटे मोटे एक्शंस होते रहे, बट अल्टीमेटली हर बार रशियंस की जीत हो रही थी। और रशियंस ये बात बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि इतने सारे ऑटोमन फौजी यहां पे आए हैं पर उनके अटैक सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनके फौजियों की वो हालत ही नहीं है कि वो लड़ाई कर पाए। लड़ाई करने से पहले नेचर ने उनकी अच्छी तरह से उनकी हवा निकाल दी थी। तो इस तरह से, जिसको बैटल ऑफ सारिकामिश कहते हैं, इसमें कंप्लीटली हार हुई ऑटोमन फौजियों की। और कितने सोल्जर्स मारे गए इसके बारे में अलग अलग नंबर्स हैं। ऑटोमन जो टर्की की हिस्ट्री है वो अलग कुछ कहते हैं, फिर जर्मन कुछ अलग कहते हैं, फ्रेंच लोग अलग अलग कहते हैं, रशियंस अलग कहते हैं। बट अगर एक जनरल एस्टिमेट की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि 25,000 सोल्जर्स मारे गए थे, और 25,000 से ज्यादा सोल्जर्स ठंडी से मारे गए थे, फ्रॉस्ट बाइट से या विंटर के एक्सपोजर से। इतनी उनको ठंडी लग गई कि उनके हाथ पैर जमने के बाद वो मर गए। कुछ कुछ सोर्सेस तो ये भी कहते हैं कि 90,000 सोल्जर्स लड़ाई करने के लिए गए थे और सिर्फ 12,000 फौजी वापस लौटे। इतने सारे फौजी इस कैंपेन में मारे गए। दूसरी तरफ रशियंस की भी जान गई थी, ऐसी बात नहीं कि रशियंस पूरी तरह सेफ थे, उनके भी काफी फौजी मारे गए। और रशियंस की भी जो सप्लाई की हालत थी उतनी अच्छी नहीं थी। उनकी जो गवर्नमेंट थी, जो समय उनका जो राजा था, वो उनको अच्छी तरह से सप्लाई नहीं कर रहा था। तो वहां पे भी लगभग 6 से 7,000 लोग विंटर की वजह से मरे। पर अल्टीमेटली बैटल ऑफ सारिकामिश में जीत हुई रशियंस। इतना बड़ा ये जो अटैक ऑटोमन आर्मी का फेल हुआ, इतनी भारी मात्रा में इनके सोल्जर्स मारे गए, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि इनका जो कमांडर था एनवर पाशा, जिसने सब कुछ प्लान किया था, उसने ऑपरेशनल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे अच्छे से इस ऑपरेशन को देखा नहीं। उसने ये देखा नहीं कि ठंडी है, मेरे सोल्जर्स कैसे जाएंगे वहां तक, उनको खाना पीना कैसे मिलेगा, उनके पास कपड़े वैसे हैं कि नहीं। बस ये सोच के कि मेरे सोल्जर्स बहादुर हैं तो सब कुछ कर लेंगे। कंप्लीटली फेल हुआ ये चीज। और उसके बाद इतनी बड़ी हार के बाद भी जब अपनी जनता को बताने के लिए गया तो उसने कहा कि एक माइनर सा सेटबैक है, छोटी सी, मतलब हार नहीं है, कुछ सोल्जर्स हमारे मारे गए हैं, बट ये तो कोई बात नहीं। उसने बहुत हल्का करके जनता को बताया। तो इस तरह से देखिए, आप जनता को बेवकूफ बना सकते हैं कुछ भी बोल के। उसने ऐसा बताया। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने ये कहा कि हम यहाँ पे जो हमारी छोटी सी हार भी हुई ना, वो इसलिए हुई क्योंकि हमारे फौज में जो आर्मीनियंस हैं, वो आर्मीनियंस धोखा दे रहे हैं हम लोग को, वो हमारी फौज छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, डिजर्ट कर रहे हैं। तो आर्मीनियंस जो है वो गद्दार हैं। और इसी चीज की वजह से इसके बाद आने वाले समय में जो जनता में आर्मीनियंस के प्रति जो भय है वो और भी ज्यादा हुआ। और उसके बाद फिर आर्मीनियन जीनोसाइड भी हुआ था। खैर, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। बट इस पूरी कहानी से, बैटल ऑफ सारिकामिश से, ये साफ साफ पता चलता है कि अगर आप किसी एरिया में लड़ाई करने जा रहे हैं और आपकी आर्मी बैटल फील्ड तक पहुंचने से पहले ही मर जाएगा, तो क्या प्लानिंग की आपने। तो ये एक ऐसी लड़ाई है पूरे मानव के इतिहास की जिसमें सोल्जर्स लड़ाई करने से पहले ही मर गए, क्योंकि नेचर की जो फ्यूरी है, जो ठंडी है, उसके बारे में कमांडर्स ने ढंग से प्लान नहीं किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासन को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस सीरीज के और वीडियोस देखने हैं जिसमें मैंने ऐसी कहानियां बताई हैं जिसमें इंसानों ने नेचर की किसी चीज के साथ लड़ाई की, तो वो एक सीरीज है मेरी, मैन वर्सेस नेचर। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।